साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। तो आज हमारा नया चैप्टर तथा नई क्लास भी क्लास 9th के सारे चैप्टर, सारे जो आपके थे, सारे कॉन्सेप्ट हम अच्छे तरीके से करा चुके हैं। तो उसकी एक प्लेलिस्ट भी अलग बन चुकी है। तो क्लास 9th की तो मैथ है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो उसकी हमने जो प्लेलिस्ट है अलग तरीके से बना भी दी है। तो अब आज हमारी क्लास 10th की मैथ है। तो इसमें सबसे पहला हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 1 का, जो पहला है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो इसका आज हम क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन। क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन। तो वास्तविक संख्याएं, अगर आपके चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्या, तो हमें पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्या होती क्या है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या होती हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के मेल को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या हमने बताया कि देखो, कोई परिमेय संख्या, मतलब अभी हम आपको आगे बताएंगे, जो मतलब ऐसी दो संख्या, वास्तविक संख्या हम उस प्रकार ऐसे कह सकते हैं कि जिसमें परिमेय संख्या भी हो तथा परिमेय संख्या भी हो तथा क्या अपरिमेय संख्या भी हो, तो उसको क्या कहते हैं हम, वास्तविक संख्या। मतलब इसमें दोनों संख्या पाई जाती हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण में हमारा क्या आ गया, 1, 4, 3, √5, √3। तो ये देखो, ये देखो, ये तीनों क्या है, परिमेय संख्या है। अभी हम आपको बताएंगे, देखो नीचे और ये हमारी क्या है, ये परिमेय संख्या। तो देखो, दोनों संख्या, मतलब जहां पर दोनों संख्या में मिल जाए तो वहां पर उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, या इसे इंग्लिश में बोले तो रियल नंबर्स। ठीक, बात समझ में आ गई ना। अब देखो परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। क्या, वे संख्या जिसे P/Q के रूप में हम लिख सकें, मतलब कि बट्टे के रूप में लिख सकें। तो जहां P और Q पूर्णांक हो, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक मतलब जो जांच जो किससे शुरू होते हैं, जीरो से शुरू होते हैं, वो हमारे सब क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। अगर आपको इसका प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, सारे आपको पूरा और पूर्ण संख्या क्या होती है, इस चीज़ की आपको पूरी जानकारी चाहिए, तो हमने क्लास 9th का प्ले लिस्ट में सबसे पहली वीडियो इसी चीज़ की पढ़ी है। तो आप उस चीज़ को पूरा से अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं। लेकिन इसमें तो आपका यही है, लेकिन अगर आपको जानकारी चाहिए, मतलब आपको नहीं पता है, तो आप इस चीज़ की जानकारी के लिए वो वीडियो देख सकते हैं। तो आप वो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। ठीक, समझ में आ गई ना बात। तो वही हमारी क्या होती है, पूर्णांक। तो पूर्णांक 0, 1, 2, 3, 4 मतलब पूर्णांक हो, सारी संख्या कैसे हो, पूर्णांक होने चाहिए, 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4 तक सारी। तो और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q किसके बराबर, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कारण देखो, अगर हम यहाँ पर लिखें 4 बटे, अब हम जीरो Q की देखो, P/Q होता है, P/Q क्या होता है, Q होता है। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर P की जगह चलो मानो 4 और Q की जगह अगर हम 0 लिख देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 4 के 0 में अगर हम भाग दें तो अनंत हो जाएगा। तो इसलिए हमारा क्या अनंत, पर यहाँ पर कोई वो होगी नहीं। परिमेय संख्या के पास ये कह सकते हैं जो हमारी एक प्रकार से निश्चित हो कि ये है। अपरिमेय संख्या मतलब कोई पता नहीं कहाँ तक जाए, कैसे जाए उसका, तो परिमेय संख्या, तो इसलिए ये हमारा 0 है। यहाँ इसीलिए कहा गया कि Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, उदाहरण में क्या आता है आपका, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया। तो देखो 5 भी एक परिमेय संख्या है, कारण कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5/1 के रूप में हम आराम से लिख सकते हैं। तो हमारी क्या है, परिमेय संख्या। 6 भी एक, -6 भी एक परिमेय संख्या है, इसे भी हम -6/1 के रूप में लिख सकते हैं। और ये तो बट्टे में लिखा ही है। ठीक है, तो एक बार जो सारी जिससे हम बट्टे में लिखा जा सके वो सारी वही चीज देखो लिखी, P/Q मतलब जिसे हम बट्टे में लिख सकें, तो सब क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। 2/3 भी हमारी परिमेय संख्या, 10/5 काटोगे तो 5 कम 5, 5 दूनी 10 तो 2, और 2/1 भी लिख सकते हैं। तो ये भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, बात समझ में आ गई ना। अब देखो, अब दूसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, देखो इसका सेम उल्टा होता है, परिमेय संख्या का उल्टा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में क्या होता है, वे संख्या जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, P/Q के जिसके हम रूप में ना लिखा जा सके। और ये संख्या क्या है, अधिकतर में रूढ़ में होती है, मतलब इसका ये रूढ़ में होती है जिसको हम कभी हल ना कर सके, पूरा कभी हल हो ही ना, तो वो हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √5। ठीक है, पाई, तो पाई का मान देखो, हम 22/7, हम जो 3.14 जो लेते हैं वो हमारा किस में होता है, लगभग में होता है। अगर हम इसको हल करने बैठेंगे तो ये कभी भी पूरा हल नहीं होगा, या आप हल करके देख भी सकते हैं। देखो जैसे हम 22/7 को यहाँ पर हल करके आपको दिखाएं, ये देखो जैसे हम कहें कि आप 22/7 को हल करो, तो देखो कैसे काटोगे, 7×21 बचा कितना, 1, 7 एकम 7, बचा कितना यहाँ पर, 7×21 बचा 1, हो गया 10, दशमलव लगाओगे तो हो गया 10, तो 7 एकम 7 बचा 3, फिर 7 चौको 28, फिर बचा 2, फिर 2 बचा तो 7 दूनी 14, बचा कितना, फिर 6, 7 7 दूनी 14, 7 अच्छे 56। ठीक, ऐसे इस प्रकार ये क्या होंगी, खत्म ही नहीं होंगी। इस प्रकार ये बढ़ते ऐसे आती जाएंगे, आते कभी भी खत्म नहीं होंगी। तो वो हमारी क्या होती हैं,
अपरिमेय संख्या होती है। तो पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या। √2 √5 ये सारी संख्या हम इन्हें जो √2 √5 में सब हम लगभग में लेते हैं, ये संख्या कभी भी आपकी खत्म नहीं होती हैं। ठीक, अब इसके बाद आता है भाज्य संख्या। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप हमने आपकी ये जो परिभाषा उठाई सारी ऐसे उठाई हैं जो आपके चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, और अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए कि अपरिमेय संख्या होती है सारी, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और भी मतलब और भी वास्तविक संख्या, तो मतलब इसमें हमने बताई दी, और विषम सम सारी तो हमने आपकी क्लास में बता चुके हैं। क्लास 9 के आप सबसे प्लेलिस्ट की बनी है, प्लेलिस्ट बनी है, उसकी सबसे पहली वीडियो में जाकर के देखिए, आपको पूरी उसकी जानकारी हो जाएगी अच्छी तरीके से। ठीक, अब देखो भाज्य संख्या क्या होती है, संख्या जिनका स्वयं और एक के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से विभाजित भी हो जाए। मतलब जो स्वयं और एक और स्वयं के अतिरिक्त और भी किसी संख्या से काटते हैं, जैसे 2 है तो 2 आपकी भाज्य नहीं है, 2 अभाज्य संख्या है, 2 भाज्य नहीं, 4 भाज्य है। ठीक है, 4 हो गया, 4 क्या है, 4 भाज्य है, 15 10 14, तो देखो ये सारी क्या हो जाएंगी, भाज्य हो जाएंगी। ठीक है, देखो क्योंकि 4, तो देखो 4 1 से भी कट जाएगी और स्वयं से भी कट जाएगी, 4 एकम 4, 1 चौको 4 और 2 से भी कट जाएगी, 2 दूनी 4। अब जैसे हम 15 की बात करें तो 15 देखो, 15 1 से भी कट जाएगी, 1 15 15, ठीक है, और 5 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, और खुद से तो कट ही रही, 15 एकम 15। तो इस प्रकार ये क्या होती है, भाज्य संख्या। मतलब जो एक और स्वयं के अतिरिक्त और किसी दूसरी संख्या से भी कट जाती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक, बात समझ में आ गई ना। अब देखो अभाज्य संख्या क्या होती है, अब बात करते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में इसी का उल्टा होता है कि वह एक और स्वयं को छोड़कर और किसी भी संख्या से क्या होती नहीं करती, एक और छोड़कर किसी भी संख्या से ना कटे, तो हमारी क्या होती है, अभाज्य या विभाजित ना हो, तो वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, तो 2 देखो, 2 एक और स्वयं को छोड़कर और किसी से भी नहीं कटेगा, 1 दूनी 2 और 2 एकम 2, और 2 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। जैसे हम 3 की बात करें तो 3 1 3 और 3 एकम 3, और इन दोनों को छोड़कर और किसी से भी नहीं कटेगा। इसी प्रकार 5, इसी प्रकार 7 और इसी प्रकार 11 9। ठीक, तो 11 और 19, तो ये हमारी क्या होती है, भाज्य संख्या, और ये हमारी क्या होती है, भाज्य संख्या। ठीक, समझ में आ गई ना बात। तो अब हमने अभी तक हमने क्या इसकी पूरी सारी डेफिनेशंस क्लियर कर ली। अब आती है हमारी प्रमेय। ठीक है, तो प्रमेय नंबर हमारी 1। इससे पहले भी हमारी एक प्रमेय थी जो हमारी अब हटा दी गई नए कोर्स के अकॉर्डिंग, प्रमेय वो हट गई। वो प्रमेय थी हमारी यूक्लिड विभाजन का प्रयोग से। ठीक, वो प्रमेय जो हमारी वो हट चुकी है, अब हमारी यही बची अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो उस प्रमेय में क्या होता था, हम आपको सिर्फ ऐसे थोड़ा सा क्लू देते हैं कि उसमें हम क्या करते थे, उसमें सिर्फ हम उससे सिर्फ HCF ज्ञात कर सकते थे। लेकिन जो ये प्रमेय है अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, इससे हम HCF भी ज्ञात कर सकते हैं और LCM भी ज्ञात कर सकते हैं। इससे हम इस प्रमेय से दोनों चीजों को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो पढ़ते हैं क्या कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है। इस चीज को छोड़ो, आप इस चीज को आपको नहीं समझ में आ रहा, उस चीज को छोड़ दो, यहां से समझो कि देखो इसके अनुसार आपको एक एक चीज को तो समझना है, फिर हम आपको बताएंगे भी। इसके अनुसार दी हुई भाज्य संख्या, क्या कह रहा है, इसके अनुसार दी, पहले पूरा पढ़ जाते हैं फिर आपको समझाते हैं कि दी हुई भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में बिना क्रम की अभाज्य संख्या एक अद्वितीय प्रकार से गुणनखंडित की जा सकती है। अब इसका मतलब समझो कि देखो जैसे हम यहाँ पर आपको समझाते भी जाएंगे। देखो इसके अनुसार क्या हमने कहा, दी हुई भाज्य संख्या, मतलब हम कहते हैं कि कोई आपको भाज्य संख्या दी गई, मान लो हमारे पास एक कोई संख्या 10 दी गई, ठीक है, भाज्य संख्या है 10, एक भाज्य संख्या है, को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में, मतलब क्या है, अभाज्य संख्या, इसको मतलब गुणनखंड कर सकते हैं इसके, कैसे, तो 10 के गुणनखंड क्या करेंगे, 2 गुणा 5 कर सकते हैं, यही तो गुणनखंड होगा इसका गुणनखंड। तो वही चीज कह रहा है कि गुणनफल के रूप में, गुणनफल के, देखो अभाज्य संख्या के, तो ये दोनों क्या है, 2 भी अभाज्य और 5 भी क्या है, अभाज्य। तो इसको हम कैसे ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 2 अभाज्य गुणनफल के रूप में बिना क्रम की, मतलब इसका कोई क्रम नहीं, बिना क्रम की अभाज्य संख्या एक अद्वितीय प्रकार से गुणनखंडित की जा सकती है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि कोई हमारे पास ये है कि अगर कोई हमें ये कह रहे हैं, मतलब कोई भाज्य संख्या है, ठीक है, 20 है, तो इसको हम कैसे अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो अभाज्य संख्या कैसे गुणन, इसकी अभाज्य संख्या को कैसे, 2 दूनी 4 और 5 20, ठीक, तो इसको हम किसके इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो वही हमारी क्या अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कहती है। और अगर चाहें तो इस प्रकार से लासा भी ले सकते हैं। तो अगर हम लासा लेंगे तो देखो कैसे, जैसे हमने 20 का लासा लिया, तो देखो 2 एकम 2, ठीक, फिर यहाँ पर किससे 2 से चला जाएगा, तो 2 पंचे 10, फिर 5 से जाएगा 5 एकम 5,
तो इसका मतलब हम मोटा मोटा हम आपको बताएं तो ये है कि देखो, अगर हमारे पास कोई भाज्य संख्या है तो उसको हम अभाज्य संख्या के गुणनखंडित के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी संख्या लेंगे तो देखो, अद्वितीय प्रकार संख्या आएंगी, अलग अलग संख्या आएंगी, अगर नहीं कटेगी तो हम दूसरी देखेंगे, अगर फिर नहीं कटेंगी उसे तो फिर हम दूसरी संख्या देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जितनी संख्या आएंगी सारी कैसी आएंगी, अभाज्य संख्या आएंगी। यहाँ तक आप किसी का भी कोई भी संख्या का XYZ आप ले लो, कभी भी यहाँ पर आपको गुणनखंडित करने पर भाज्य संख्या नहीं मिलेगी, सारी कैसी होंगी, अभाज्य संख्या ही होंगी। ठीक, समझ में आ गई ना बात। तो ये हमारी क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। अब आगे समझो, इतना हो गया। अब यहाँ से हम एक दो सवाल देखो हमने लिए भी हैं। तो देखो, जैसे हमें 40 का करना है, तो देखो 40 का आप कैसे करोगे। तो 40 के लिए आप चाहे तो यहाँ पर लासा ले सकते हैं। तो देखो हम जैसे लासा लेके आपको दिखाएं, तो ये देखो, तो 40 का लासा किस प्रकार लेंगे, देखो ना, सारी यहाँ पर सारी अभाज्य संख्या मिलेंगी। 2 से काटोगे 20, फिर किससे काटोगे, 2 से काटोगे, फिर 2 पंचे 10, 5 एकम 5। ठीक हो गया ना। तो ये क्या है हमारी, तो यहाँ पर क्या मिला हमको, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 और 5। ठीक, यही तो मिला हमें। देखो 120 को देखते हैं, ये बात समझ में आ गई ना यहाँ से। और फिर हम बाद में जब इसका SCF और LCM जो हम आपको बाद में निकाल कर दिखाएंगे, पहले आप ये समझ लो कि ये मतलब ये किसके लिए काम आती है। ठीक है, तो इसके हम अलग अलग देखो इस प्रकार से फैक्टर कर सकते हैं। अब 120 का जैसे हम फैक्टर कर लें, तो देखो 120 का आप कैसे करोगे, तो 2 से काटो सबसे पहले, 2 छिंग 12 और यहाँ पर 2, फिर 2 तिहाई 60, सॉरी 2 तिहाई 6, फिर 2 से, फिर 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब किससे कटेगा, 5 3 से कट जाएगा, 3 से काट दो 3 पंचे 15, फिर 5 से 5 एकम 5। तो देखो सारी हमें यहाँ पर कैसी संख्या मिली, सारी हमारी अभाज्य संख्या। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर इसके फैक्टर क्या मिले हमको, 2 गुणा में 2 और गुणा में 2 गुणा में 3 और गुणा में क्या मिला, 5 मिला। ठीक, तो ये हमारी क्या मिली इसकी, तो इसके फैक्टर मिले। तो इस प्रकार से ये बात तो समझ में आ गई। तो अब हम ये देखेंगे, क्या देखेंगे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। और एक बात हम आपको बता दें कि जो इसके हम ये कहें कि इसका जो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, ये प्रमेय किसने दी, तो ये प्रमेय दी थी हमारी किसने, कॉर्ल। ठीक है, कॉर्ल फ्रेडरिक गॉस ने, किसने दी थी, कॉर्ल फ्रेडरिक गॉस ने दी थी। और इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें हम गणित का राजकुमार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गणित का राजकुमार। ठीक, इन्हें क्या कहते हैं, गणित का राजकुमार भी कहा जाता है। तो इनकी जो खोज किसने की, मतलब खोज है किसने प्रमेय दी, तो किसने दी, कॉर्ल फ्रेडरिक गॉस ने इसकी क्या दी, प्रमेय दी। बात समझ में आ गई ना। अब इस चीज को तो आप समझ गए। तो अब हम ये देखेंगे कि अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय, इससे हम कैसे SCF और LCM को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखो, अब हम समझेंगे कि अंकगणित जो आधारभूत प्रमेय से SCF तथा LCM कैसे ज्ञात करना। तो अब सबसे पहले SCF की परिभाषा क्या होती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में अगर हम बोलें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या उच्चतम सामान्य गुणनखंड, या हम लोग इसे क्या महत्तम समापवर्त भी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्त भी कहते हैं। तो अब इसके लिए देखो SCF कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले गुणनखंड तो हम उससे क्या कर लेंगे, गुणनखंड। फिर इसके बाद क्या होगा, संख्या में प्रत्येक उभयनिष्ठ, क्या उभयनिष्ठ मतलब समझ रहे हैं, कॉमन, जो उसमें क्या हो, कॉमन हो, जो उसमें जैसे प्रत्येक में कॉमन हो। जैसे यहाँ पर क्या क्या कॉमन है, आप यहाँ समझो कि देखो, इसमें देखो ये 2 2 कॉमन है, ये इसमें 3 और यहाँ से भी 3, मतलब तो 1 2 यहाँ से कॉमन, 1 2 यहाँ से कॉमन, 1 2 यहाँ से कॉमन। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉमन, तो जो मतलब 2 संख्या में जो कॉमन हो वो होता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या तो थी 2, तो अभाज्य संख्या गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल SCF कहलाता है। मोटा मोटा आप ये समझो कि जो आपका जैसे कोई हमारे पास 2 अभाज्य संख्या दी गई, उसमें जो हमारा कॉमन होगा, ठीक है, उसका गुणनफल या कहें उसका गुणनखंड, मतलब उसका गुणा आपका क्या कहलाएगा, SCF कहलाएगा। एक आपको सवाल लगा के समझाते हैं। देखो जैसे 8 और 20 दिया गया है, अब हमको सबसे पहले इसका SCF ज्ञात करेंगे। तो 8 और 20 का जब हम SCF ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, इसका गुणनखंड यहाँ पर करते हैं। तो 8 का जब करोगे आप तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर लासा ले लेते हैं। तो देखो 2 चौको 8, सॉरी 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। ठीक है, फिर उसके बाद 2 एकम 2, तो क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 आया। ठीक, तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या आया, 8 का 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक, ये सब चीज़ें आप छोटी क्लासों में करके आए, वही सब चीज़ें बस आपको थोड़ा सा समझना है और थोड़ा सा उसका जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, बस, और इतना ही हुआ है। और फिर 8 के बाद क्या था, 20। अब 20 का भी गुणनखंड कर लेते हैं। तो 20 का करोगे तो देखो 2 से काटोगे, 2 दाम 20 और 2 पंचे 10, फिर से 2 से कटेगा नहीं तो 5 एकम 5। क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 5। तो 2 गुणा 2
गुणा 5। तो देखो वही तो हम समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि देखो इनका जो हमने क्या किया अभाज्य संख्या, इनका क्या कर लेंगे उभयनिष्ठ। तो देखो दोनों में ये कॉमन है, ठीक, और दोनों में क्या कॉमन है, देखो इस दोनों में भी यही कॉमन है और ये तो कॉमन है नहीं, तो इनका हम क्या कर देंगे गुणा, इन दोनों का क्या करेंगे गुणा। तो 2 का गुणा 2, तो 2 दूनी 4, ठीक, वही हमारा क्या होता है एचसीएफ। तो जो हम अगर कहें 8 और 20 का एचसीएफ क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया। बात समझ में आई, ठीक, समझ में आ गई ना। अगर ना आई हो तो एक सवाल से और समझो, जैसे हमारे पास दिया गया है 6 और 28 का एचसीएफ ज्ञात करना, किसका 6 और 28 का। तो इसको समझो, इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे लासा लेंगे 6 और 28 का। तो देखो यहाँ पर ले लेते हैं 6 का, तो 6 का लासा क्या आएगा 2, 2 3 6, अब तो 2 से जाएगा नहीं, तो यहाँ पर 3, 3 एकम 3, ठीक। फिर इसके बाद 28 का लेकर देख लो, 28 का लोगे तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, फिर 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7, ये आया, ठीक, किसका 6 और 28 का। तो 2 का 2 गुणनखंड हमारे पास हुए क्या हुए, यहाँ पर लिख लो, ये कितने का था 20 का था, ठीक। 2 का गुणनखंड हमारे पास क्या हुए, सॉरी 6 के 2 गुणा में 3 और 28 के क्या हुए 2 गुणा में 2 और 7, ठीक, यही तो हुए 28 के भी यही गुणनखंड हुए। तो अब इनमें हमने क्या बताया आपको एचसीएफ की परिभाषा क्या बताई कि जो अभाज्य संख्या जो है, हमें ये दोनों अभाज्य संख्या यही तो हैं, तो इनमें हमें क्या बताया कि सबसे पहले कॉमन देखते हैं। तो इन दोनों में संख्या में कॉमन क्या है, यही तो कॉमन है, ये देखो और तो कोई कॉमन है 3 2 में, इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो ये कॉमन और इनका गुणा। तो गुणा जब कोई एक ही संख्या है तो 2 ही हमारा क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो वही चीज तो हमने यहाँ पर की, वही देखो परिभाषा भी कह रहा है, बात आपको समझ में आ गई होगी एचसीएफ। तो अब इसी पर अब देखो एलसीएम में क्या होता है, तो एलसीएम समझो, तो इसको अगर बोले तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई होता है, मल्टीपल, या इसको बोल देते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसी को बोल देते हैं लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एलसीएम को एलसीएफ भी बोल देते हैं, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर भी, तीनों आपके जो सही हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर लोवेस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो भी होता है, सारे भी होते हैं। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त, क्या बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त, या इसको ये भी कह सकते हैं, देखो एचसीएफ को बोलते थे उच्चतम सामान्य गुणनखंड, इसको हम क्या बोल सकते हैं निम्नतम गुणा, सॉरी लोवेस्ट है यहाँ पर, तो निम्नतम सामान्य गुणनखंड, ठीक, इसको ये बोल सकते हैं। तो अब इसकी परिभाषा क्या होती है कि देखो 2 या 2 से अधिक संख्या के अभाज्य गुणनखंड, ठीक, क्या 2 या 2 से अधिक संख्या के, जैसे हम कोई 2 या 2 से कोई 2 संख्या लेते हैं, अभी आपको पहले हिंदी पढ़ा देते हैं उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि 2 या 2 से अधिक संख्या के अभाज्य गुणनखंड में उपस्थित सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल को लासा कहते हैं, या एलसीएम कहते हैं, या लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। अब समझो इससे, जैसे 8 और 20 दिया गया है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखो 8 और 20 का आप अलग अलग भी ले सकते हैं, इकट्ठे भी ले सकते हैं। तो देखो हम आपको पहले अलग अलग लेकर के दिखा सकते हैं। तो देखो जैसे हम 8 का लेते हैं, 8 का तो क्या हो जाएगा 2 चौको 8, 2 दूनी 4, तो क्या आ गया 2 एकम 2, ठीक, ये आया। फिर इसमें क्या आएगा 20 में 20 का लोगे तो क्या आ जाएगा 2 एकम 2 और फिर 2 पंचे 10, 5 एकम 5, ठीक, इसका क्या आ गया ये आ गया ना। आप करने के बाद इसमें क्या होता है कि इसमें आप देखो ये भी कैसे, इसमें 2 2 के क्या बनते हैं पेयर बनते हैं, ठीक, दोनों में क्या बनेंगे 2 2 के पेयर बनेंगे। तो 2 इंटू 2 ये वाला, ठीक, नीचे वाला, इसके तो पेयर बन नहीं रहा क्योंकि एक ही 2 है, तो फिर और इसका क्या पेयर बनेगा 2 दूनी 4 और एक पेयर ये बना 2 दूनी 8 और 5, तो क्या आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40 आ गया, ठीक। तो जो 8 और 20 का एलसीएम क्या आया 40 आया। या आप ऐसे ना करें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 2 या 2 से संख्या क्या रहा है ना, तो आप इन दोनों संख्या को देखो एचसीएफ में हमने अलग अलग लिया था क्योंकि हमें दोनों में उसका हमें महत्तम था, उसमें हमारा क्या था उभयनिष्ठ था। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 8 20 दोनों को आप इकट्ठे लिख ले, और भी अगर 3 संख्या होती तो तीनों को हम इकट्ठे ले लेते। अब ऐसे इसमें एलसीएम में ये होगा अगर अब 3 संख्या होंगी तो तीनों को आपको अलग अलग करना पड़ेगा। अब देखो एलसीएम में, सॉरी एचसीएफ में ये होता है। अब एलसीएम में क्या होगा, अगर 4 संख्या होती तो चारों को हम इकट्ठे ले लेते, ठीक। तो अब जब हमने इतना लिया तो उसका क्या करो एलसीएम गुणनखंड करो उसके, तो 2 चौको 8 10, 2 दूनी 4, ठीक, 2 दूनी 4, फिर इसके बाद 2 पंचे 10, 2 एकम 2 5, फिर 5 एकम 5 और ये 5 एकम 5 हो गया। तो इसका भी क्या आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40, क्या आ गया 40 आ गया ना। तो 8 और 20 का एलसीएम यहाँ से भी क्या आया 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 40, ठीक, समझ में आ गया ना।
तो आप इस चीज़ को ना, आप इस चीज़ को समझिए, ठीक है। ये वाला जो है, इससे आप बड़े बड़े सवाल भी आएंगे तो आप उसको करने में आपको आसानी रहेगी। तो 8 और 20 का एलसीएम हमारे पास क्या आया, 40 आया। अब परिभाषा को इसको मिलाकर देखो, मिलाते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, 2 या 2 से अधिक संख्या। ये देखो 2 या 2 से अधिक संख्या है, 2 या 2 या उससे अधिक संख्या के अभाज्य गुणनखंड, के अभाज्य गुणनखंड, इसके क्या है, अभाज्य गुणनखंड में उपस्थित, में क्या उपस्थित सभी अभाज्य संख्या, ये सारी क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक। सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल, के गुणनफल, तो देखो वही तो क्या, इनके गुणनफल, इनके गुणा को क्या कहते हैं, लासा कहते हैं, ठीक। बात समझ में आ गई। तो उनको हमने क्या कह दिया, लासा कह दिया। ये देखो हम आपको एक ऐसे समझाने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या कहा एलसीएम की, कि देखो कोई 2 या 3 कोई भी संख्या है, उनके क्या अभाज्य गुणनखंड, उनके क्या है, हमारे पास ये गुणनखंड है, उनके गुणनफल को, इनके हम इनको जो गुणा करेंगे इनके गुणनफल को हम क्या कहते हैं, लासा कहते हैं, ठीक। बात समझ में आ गई ना। तो समझ में आ गया लासा क्या होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, लासा हो गया। एक लासा क्वेश्चन और लेते हैं, कुछ लोगों को अभी कुछ नहीं पल्ले पड़ा होगा तो पड़ जाएगा। अब की बार देखो हमने 8 बट्टे ये उठाया, अब की बार इसी का एचसीएफ का उठा लेते हैं। इसका देखो एचसीएफ इसका आया था 2, अब इसका एलसीएम देखो लेते हैं लासा। तो देखो 6 और 28 हम उठा रहे हैं, क्या उठा रहे हैं, 6 और 28। तो इन दोनों के क्या करो, हमने क्या कहा, परिभाषा के अकॉर्डिंग चलो क्या होता है। सबसे पहले 2 या 2 से अधिक संख्या के हम क्या करते हैं, कि अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले इसके दोनों के अभाज्य गुणनखंड, तो 6, 28, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 चौको 8। तो आप किससे कट, 2 से कट जाएगा, तो इन लोगों को कट रहा है, 3, 2 सत्ते 14, 3 एकम 3, 7, फिर काटो किससे, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, सॉरी 1 और 7 एकम 7। तो इसके गुणनखंड क्या आए, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 7। तो 2 चौक 2 दूनी 4 तिहाई 12 सत्ते 84, कितना आ गया, 84। तो वही तो देखो हमने किया, वही हमने परिभाषा में लिखा है कि देखो 2 या 2 से अधिक संख्या, तो ये हमारी कोई 2 संख्या हो गई, उनके अभाज्य गुणनखंड, तो जो हमने उनके गुणनखंड किए, गुणनखंड उसी को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। तो उनके हमने क्या कर लिया, अभाज्य गुणनखंड में उपस्थित, और इसमें क्या, जो गुणनखंड हमने किए हैं इसमें उपस्थित सभी अभाज्य संख्या, तो सभी अभाज्य, ये सारी क्या है, अभाज्य संख्या के गुणनखंड, क्या के गुणनफल, के गुणनफल मतलब इन सबका गुणा, गुणा को हम क्या कहते हैं, लासा कहते हैं। तो वही तो किया, इन सबके गुणनफल को हमने क्या कह दिया, लासा कह दिया, ठीक। समझ में आ गई ना बात। अब ये क्लियर हो गया। तो हमने एचसीएफ को भी समझ लिया कि हम अंकगणित के जो आधारभूत प्रमेय हैं, इससे हम जो है दोनों चीजों को हम आसानी से निकाल सकते हैं, किसको, एलसीएम को भी और एचसीएफ को भी, ठीक। यूक्लिड विभाजन थी वो फिलहाल तो अभी हटा दी गई है, लेकिन उससे हम सिर्फ एचसीएफ को ही निकाल सकते थे, एलसीएम को नहीं। ये दोनों चीज समझ में आ गई ना। अब हम बात करते हैं कि मासा और लासा में संबंध की, ठीक। ये दोनों चीज समझ में आ गई। तो इनमें संबंध क्या है, एक क्वेश्चन बनेगा तो मासा और लासा, इसका सूत्र समझो उसको। तो मासा और लासा के बीच संबंध क्या है, तो देखो 2 धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए एचसीएफ और एलसीएम में संबंध निम्न है। क्या संबंध निम्न है, कि देखो जो मासा मतलब ए बी का मासा इंटू किसका, ए बी का लासा, ये कहें कि ए बी का एचसीएफ और ए बी का जो आपका एलसीएम बराबर होगा ए इंटू बी को। सबसे पहले हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं, फिर आपको हम जो सवाल लगाते हैं, ठीक। तो हमने जो आपको इसी वाले 2 संख्या से देखो ले लेते हैं। जैसे हम लेते हैं कौन सी संख्या, ए बी। तो देखो हम ले लेते हैं आपकी 6 और 28 को ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। 6 और 28 देखो हम ले रहे हैं, यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, 6 और 28 ले रहे हैं। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर कि देखो 6, 28 का एचसीएफ, ठीक है, आप मासा दे सकते हैं, एचसीएफ गुणा और 6, 28 का जो एलसीएम है वो बराबर किसके होगा, 6, 28 के। बात समझ में आ रही ना, कि जो इसका एचसीएफ आएगा 6 और 28 का जो एचसीएफ आएगा, और जो 6 और 28 का जो एलसीएम होगा वो बराबर किसके होगा, किसके बराबर होगा, 6 और 28 के बराबर होगा। जो इनका जो गुणा है 6 और 28 का एचसीएफ और 6 और 28 का एलसीएम, जो इनके जो गुणा करोगे तो ये बराबर किसके आएगा, 6 और 28 के, मतलब ए इंटू बी के, या 6 और 28 की जो संख्या हमने ली है तो उसके बराबर आएगा। इस चीज को हम प्रूव करके देखते हैं। तो जब 6 और 28 का जब हमने एचसीएफ निकाला था तो क्या निकल के आया था, देखो यहाँ पर जब हमने 6 और 28 का निकाल सकते हैं, लेकिन फिर आपकी जो वीडियो है आप निकालना समझ में आएगा। 6 और 28 का हमने एचसीएफ निकाला तो क्या निकल के आया था, 2 निकल के आया था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 6 और 28 का एचसीएफ क्या आया था हमारे पास, 2 इंटू
और फिर जब हमने इसका एलसीएम निकाला था किसका 6 और 28 का, तो तब कितना निकल गया था, ये देखो 6 और 28 का जब हमने एलसीएम निकाला था तो कितना निकल गया था 84 बराबर, ठीक, और बराबर क्या हमारा 6 और 28, तो इसका भी क्या है गुणा है, सॉरी 6 इंटू बी, यहाँ पर माफी चाहिए, यहाँ पर मतलब कि जो इन दोनों का गुणा है, इन दोनों के गुणा के बराबर 6 इंटू 28 के बराबर होगा, तो इनका ये कितना है 6 गुणा 28 है ना, तो अब इसका गुणा कर दो, तो 6 48, 48 के 8 असल कितना लगा 4, और 6 दूनी 12 4 16, तो कितना आया 168, तो गुणा कर लो। अब अगर दोनों ये वाला और ये वाला दोनों बराबर आ जाए तो ये जो हमारा है सिद्ध हो जाएगा। तो देखो 84 गुणा करो 2 में, तो 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16, 168, तो देखो दोनों आ गए बराबर। ये जो हमने जो हमारा ये सूत्र था इसको हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया ना। बात समझ में आ गई कि जो आपका किसका, एक बार फिर से आपको दोहराते हैं कि जो एचसीएफ मतलब कोई भी संख्या ए बी का एचसीएफ, यहाँ पर हम कोई संख्या ले लेंगे 6 और 28, कोई भी संख्या 8 और 20 ले लो, कोई भी ले लो, तो उसका जो एचसीएफ इनटू और जो आपका किसका 8 मतलब कोई दो संख्या समान संख्या, जैसे हम ए बी में आपका क्या ले रहे हैं 8/20 ले रहे हैं, सॉरी 8/20 ले रहे हैं, 8, 20 का एचसीएफ और 8, 20 का एलसीएम बराबर किसके होगा 8 गुणा 20 के बराबर होगा, ठीक। तो देखो वो हमने चीज को क्या कर दिया प्रूव करके। अब देखो जैसे जो हमने अभी सूत्र पढ़ा है ये वाला, अब इससे रिलेटेड सवाल किस प्रकार से आएंगे, तो एक सवाल जो उदाहरण के तौर पर हमको बताएंगे, ठीक है। तो देखो जैसे एग्जांपल में जैसे हम एक सवाल लेते हैं, ठीक, जैसे हम इसमें कह रहे हैं कि आपका जो 8, ठीक है, जो हमने कराया है उसी का ले रहे हैं कि आपको और समझ में अच्छे तरीके से आए, कि हम कहते हैं कि 8 और 20 का एलसीएम हमारे पास क्या दिया गया है, एलसीएम हमको दिया गया है 40 दिया गया है, ठीक है, और जो आपका इसका जो ए का मान है वो 8 है और बी का मान क्या है 20 है, ठीक। तो हमें क्या करना है इसका एचसीएफ ज्ञात करो। सवाल इस प्रकार से आ जाएगा आपका, हमने यहाँ पर कहा एचसीएफ ज्ञात करो, सवाल में आपको कह देगा कि एचसीएफ दिया हो गया होगा, एलसीएम पूछ देगा, एचसीएफ ऐसे भी कह सकता है कि ए का मान पूछ दे, शायद बी का मान पूछ दे, किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। जब हम आपको एक सवाल के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से आपको सवाल आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, एचसीएफ की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक। तो अब देखो सूत्र हमारा क्या होता है कि देखो एलसीएम, या तो हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि आपका एचसीएफ, ठीक, इनटू एलसीएम, सॉरी यहाँ पर आप दिख रहा होगा आपको, एचसीएफ इनटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी, ठीक। बात तो वही है कि जो ए बी का जो एलसीएम मतलब वही हमने लिखा है कि जो आपकी जो संख्या का एचसीएफ और गुणा इंटू ए बी का एलसीएम, मतलब दोनों संख्या का मतलब दोनों संख्या का एचसीएफ और दोनों संख्या का एलसीएम बराबर ए इंटू बी। तो वही हमने शॉर्टकट में क्या लिख दिया कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, संख्या तुमको पता है ये बराबर ए इंटू बी। अब हमें यहाँ पर देखो एचसीएफ हमको तो पता नहीं है, तो एचसीएफ को आप क्या करो, एचसीएफ लिख दो, एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या पता है कि 8 और 20 का एलसीएम हमारे पास 40 है बराबर ए इंटू बी के मान भी पता है कि ए का मान हमारे पास 8 है इंटू बी का मान कितना है, बी का मान है 20, ठीक। तो अब इसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना, तो एचसीएफ कैसे ज्ञात कर लो आराम से बिल्कुल, तो एचसीएफ इंटू 40 बराबर 20 अट्ठी 160, 20 अट्ठी कितना हो गया 160, तो एचसीएफ बराबर अभी किसका है गुणा का है ना, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा भाग का हो जाएगा, तो 160 बट्टे 40, 0 से 0 खत्म, 4 को 16, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 8 और 20 का 4 आ गया, कितना आ गया 4 हो गया। तो इस प्रकार से भी आपसे सवाल क्या है पूछ सकता है। यहाँ पर हमने एचसीएफ का मान कह दिया कि 4 आ गया, अब आपसे सवाल में ये भी कह देगा कि एचसीएफ का मान हमको 4 दिया गया है और एलसीएम का मान पूछ देगा, तो एलसीएम का मान पूरे निकालोगे तो एलसीएम का मान क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक। बात समझ में आ गई ना। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ। अब कल हमारी एक्सरसाइज कौन सी स्टार्ट होगी, प्रश्नावली 1.1 को देखेंगे। आज के लिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल में कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार जुड़े रहें अमन क्लासेस से। धन्यवाद, जय हिंद।